बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा बीएस फ़िज़िक्स सेमेस्टर 1 या बीएससी पार्ट 1 एडीपी फ़िज़िक्स पार्ट 1, इसमें जो हमारा वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस, और आज हमारा इसमें लेक्चर नंबर 9 है जो इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है स्टैंडिंग वेव्स। इसे हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं और स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। आप इन वेव्स को स्टेशनरी वेव्स भी कह सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन है एक छोटी सी, वो हम करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में सेम है, इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी वेवलेंथ सेम है। जब ये दो वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स, इस तरह की अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो एक दूसरे से मिलती हैं, यानी इंटरफेयर करती हैं, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में एक वेव का पैटर्न बनता है, और वेव के इस पैटर्न को स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है। अब इसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं, ये जब हम थोड़ा सा आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे और इसका रिज़ल्ट देखेंगे, फिर हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फ़िलहाल आप बस ये देखें कि स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। कि जब दो वेव्स, साइनोसॉइडल वेव्स, आइडेंटिकल साइनोसॉइडल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया दिया गया है, ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आप देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने दो तरफ से रिजिड सपोर्ट्स हैं उनके दरमियान स्ट्रेच करके हमने बांधा हुआ है। तो आप फ़र्ज़ करें इसको प्लग करते हैं, एक साइड से प्लग करेंगे तो कुछ पल्सेस हैं वो जनरेट होंगी। फ़र्ज़ करें एक पल्स जनरेट हुई और वो इस डायरेक्शन में जा रही है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक पल्स इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई दूसरी पल्स भी हो सकती है जो दूसरी डायरेक्शन में जा रही हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर हम मुसलसल इस तरह प्लग करते जाएंगे किसी एक पोर्शन से, तो वेव जो है ये जनरेट होके, ये वाली जो पल्स है ये इस रिजिड सपोर्ट तक पहुंचेगी, और यहाँ जाके चूँकि ये सॉलिड सरफेस से टकरा के वापस आ रही है तो इसमें 180 का फेज़ डिफरेंस आ जाएगा और क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट होके वापस आ जाएगा। अब ये दोनों वेव्स जो हैं या दोनों पल्सेस जो हैं ये आपस में मिलेंगी, यानी पीछे से नई पल्सेस जो हैं वो मुसलसल हम जनरेट करते जा रहे हैं, और आगे से ये वाली जो रिफ्लेक्टेड वेव या रिफ्लेक्टेड पल्स है ये वापस आ रही है, और ये जब आपस में मिलेंगी या इंटरफेयर करेंगी तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि हमें एक लूप इस तरह से नज़र आएगा। अब इस लूप में कुछ स्ट्रिंग का जो पोर्शन है या कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं एंटी नोड, इस पोर्शन को बोलते हैं एंटी नोड। और वेव का वो वाला पोर्शन जिसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती, यानी यहाँ पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़ीरो होता है,
इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं लगा रहा हूँ इस वक्त, इसे इक्विलिब्रियम लाइन कह सकते हैं। और इसमें ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं जो अभी अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, इसमें फ़र्ज़ कर लें कि रस्सी एक स्ट्रिंग जो है वो किसी एक ख़ास वक्त में इस पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता, ये काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, वो सीधी हो गई, फिर दूसरी तरफ जा रही है। इसी तरह से ये स्ट्रिंग जो है अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट कर रही होगी और हमें ऐसा लगेगा कि हमें एक पूरा लूप जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। सिंगल लूप में वाइब्रेशन भी हो सकती है, 2 लूप्स में भी वाइब्रेशंस हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 लूप्स बना देता हूँ। ये इक्विलिब्रियम लाइन है। फ़र्ज़ कर लें कि आपने स्टेशनरी वेव्स को 2 लूप्स में इस तरह से वाइब्रेट करवाया, जनरेट करवाया। अब ये 2 लूप्स हैं जो हमें नज़र आएंगे। इसमें टोटल नोड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं 1, 2, 3 और टोटल एंटी नोड्स जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं 2। ठीक हो गया। स्टेशनरी वेव्स का अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप ये समझ लें कि मैं स्टेशनरी वेव्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी बता रहा हूँ, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हमने देखी है नोड्स, फिर हमने एंटी नोड के बारे में देखा। इसी तरह से अगर आप वेव की लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 2 लूप्स को मिला के एक वेवलेंथ बनती है। ठीक है। अभी इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये लैम्डा का हाफ होगा। इसी तरह 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा का हाफ होगा। लेकिन एक नोड और एक साथ वाले एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाय 2 का भी हाफ होगा, यानी लैम्डा बाय 4। तो ये कुछ स्टेशनरी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ 2-4 बातें थीं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए थी, और ये आपके पास एक छोटा सा स्केच बन गया स्टेशनरी वेव्स का। यहाँ पर यही सारा कुछ है जो बताया गया है, फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये 4 लूप्स में वाइब्रेशन जो है उसको शो किया गया है और इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 5 अगर नोड्स हैं तो 4 इसमें एंटी नोड्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले नोड्स की बात की जा रही है। नोड्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 है। इसी तरह एंटी नोड्स को डिफाइन किया गया, 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स का जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 है। नोड और नेक्स्ट एंटी नोड का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाय 4। अभी हम इसकी बात करके आए हैं। द पैटर्न ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन वेव्स को स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है, अगर आप गौर करें इसमें आप देखें कि पार्टिकल्स जो है, सारे पार्टिकल्स इस तरह से अप डाउन इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे ये जो नोड्स हैं ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ज़रूरी है। अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हुआ कि इन पार्टिकल्स को, जिन पार्टिकल्स में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, इन पार्टिकल्स को एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती। यानी हम कह सकते हैं कि एक लूप से दूसरे लूप की तरफ एनर्जी की जो ट्रांसपोर्टेशन है ये नहीं हो रही, यानी एनर्जी नोड को क्रॉस करके नहीं जा सकती। यानी हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो एनर्जी कन्फाइन हो चुकी है, 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो एनर्जी कन्फाइन हो चुकी है वो इन्हीं 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान रहती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ इन स्टैंडिंग पोजीशन
बिटवीन टू नोड्स, इसीलिए इन वेव्स को स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। तो ये तो था स्टेशनरी वेव्स की रीज़न कि हमने इनका नाम स्टेशनरी वेव क्यों रखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की। मैथमेटिकली आप इस चीज़ को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे या हम किस तरह से बताएंगे कि नोड्स कहाँ पे बनते हैं या एंटी नोड्स कहाँ पे बनते हैं। किसी एक रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक नोड कितनी दूर बनेगा, एंटी नोड जो है वो कितनी दूर बनेगा, फिर उसका जो नेक्स्ट एंटी नोड है वो कितनी दूर बनेगा, नेक्स्ट नोड है वो कितनी दूर बनेगा। ये चीज़ जो है इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे डिस्कस करने लगे। फर्ज कर लें कि हमारे पास 2 साइनोसॉइडल वेव्स हैं। ये बिल्कुल वही साइनोसॉइडल वेव्स हैं जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, हमने ट्रैवलिंग वेव किया था साइनोसॉइडल फॉर्म में, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये हमारा इसी चैप्टर का शुरू वाले जो 2-3 लेक्चर्स हैं उनमें ये मौजूद है। अगर आप वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। फर्ज कर लें कि 2 साइनोसॉइडल वेव्स हैं जिनके ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने यहाँ पर शो किए हैं। दोनों ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, बस एक में फॉर्मूला में माइनस आ रहा है यहाँ पे और दूसरे में प्लस आ रहा है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जिसमें फॉर्मूला में माइनस आ रहा है ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, और जो वेव प्लस के साइन के साथ यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है वो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। यानी आसान अल्फाज में ऊपर वाली वेव इस तरफ और नीचे वाली जो इक्वेशन है ये ऐसी वेव की इक्वेशन है जो लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवल कर रही है। ज़ाहिर बात है हमने स्टेशनरी वेव्स को जनरेट करना है, तो ये दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से आके मिलेंगी तो फिर ही स्टेशनरी वेव्स पैदा होंगी। आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आपने दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दिया, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ लिखी। वाई एम जो इनका कॉमन एम्पलीट्यूड है उसको हमने बाहर लिख लिया, कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो फॉर्मूला पहले से जानते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, इस वक्त आप स्क्रीन पर ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आप देख रहे हैं। आपने इनको पुट कर दिया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी बाई 2। अब चूंकि ये नेगेटिव किया है तो इसलिए अंदर वाली जो टर्म है, ये वाली जो अंदर वाली टर्म है वो दोनों जो है वो माइनस हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आप देखें यहाँ पे ओमेगा टी से कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड से के एक्स के साथ कैंसिल हो गया, और ये बन गया कॉज माइनस ओमेगा टी, और ये बन गया साइन के एक्स। क्योंकि ऊपर 2 आ रहा था, यहाँ पे के एक्स और ये वाला के एक्स ऐड होके 2kx बन गया, जो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह ये माइनस ओमेगा टी और ये वाला माइनस ओमेगा टी ऐड होके -2 ओमेगा टी था, वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि कॉस फंक्शन में एंगल के अंदर जब माइनस होता है तो ये माइनस जो है नेगेटिव वाला जो एंगल है, पॉजिटिव वाला एंगल, इन दोनों का आंसर जो है वो सेम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस फंक्शन में नेगेटिव अगर कोई एंगल मेंशन्ड है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस बात को मैं इस तरह समझा देता हूँ कि अगर आप cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह cos -30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। यानी cos फंक्शन में प्लस एंगल और माइनस एंगल जो है उनका आंसर सेम होता है। इसके बाद है जी हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया। अब आप ज़रा गौर कीजिए, इस फॉर्मूला में एक जो साइन फंक्शन है उसके साथ x वाला फैक्टर है, x का ताल्लुक जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ था वेव में,
और कॉज फंक्शन जो है इसका ताल्लुक टाइम के साथ है। अगर हम साइनोसॉइडल वेव की बात करें, जिसे हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, उसमें आप देखें एक ही फेज एंगल के अंदर एक्स वाला फैक्टर भी है और टाइम वाला फैक्टर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स वाला फैक्टर एक फंक्शन में और टाइम वाला फैक्टर दूसरे अलग फंक्शन में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस में नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ट्रैवलिंग वेव नहीं रही। अगर आपको याद हो, ट्रैवलिंग वेव में हम जानते हैं कि x और वेलोसिटी वाली टर्म या टाइम या ये जो टाइम वाली टर्म है इसका कॉम्बिनेशन आता था। ये आप लेक्चर देखिएगा सिंगल पल्स वाला और साइनोसॉइडल वेव वाला, जो ट्रैवलिंग वेव वाला हमने लेक्चर किया था, उसमें आपको ये बात रिवाइज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अभी अभी हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया है, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट की, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की, इसमें ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है ये ट्रैवलिंग वेव को शो नहीं कर रहा। अब ये फिर कौन सी वेव को शो कर रहा है? ये ऐसी वेव है जो ट्रैवल कर ही नहीं रही। इसी वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है, दिस वेव इज कॉल्ड स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। अब इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है जी इतना सा फैक्टर, जिसको मैं अभी अभी बॉक्स में लिख रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड। जो फंक्शन जिसके अंदर एंगल में टाइम आ रहा है उसमें तो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसको आप एम्पलीट्यूड नहीं कह सकते। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? 2ym sin kx, ये है इसका एम्पलीट्यूड। अब इस एम्पलीट्यूड की जो वैल्यूज़ हैं ये मैक्सिमम कब होंगी और मिनिमम कब होंगी, ये दो केसेस हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहले हम मैक्सिमम वाला केस जो है वो स्टडी करते हैं। हम जानते हैं साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर आती है? या तो 90 डिग्री यानी π/2 रेडियंस पे। अब इसमें आप π/2 है, इसमें पाई ऐड करते जाएं, 3π/2, 5π/2, 7π/2 अप टू सो ऑन। इसी तरह आप k की वैल्यू पुट कर दें 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। इसमें लैम्डा को राइट हैंड साइड पे ले जाएं, पाई जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x जो है ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। x जो है ये असल में उन पॉइंट्स की पोजीशन बता रहा है जिन पॉइंट्स पे स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स। दिस इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। दिस इज पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। अगर आप गौर करें इन सारे एंटी नोड की पोजीशंस को, अगर हम गौर से एग्जामिन करें तो सेकंड वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को अगर माइनस किया जाए, जैसे 3λ/4 माइनस λ/4, आपके पास कितना आंसर आएगा? 3λ माइनस λ 2λ/4, ये बन जाएगा λ/2। तो आपके पास λ/2 आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 5λ/4 में से उससे प्रीवियस वैल्यू यानी 3λ/4 को माइनस करूं तो दोबारा से मेरे पास λ/2 ही आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। ठीक है, ठीक हो गया। ये बात यहाँ पर बता भी दी गई है। इसी तरह से अगर हम मिनिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब kx यानी साइन के साथ जो एंगल है kx वो 0π 2π समथिंग होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन फंक्शन की 0 वैल्यू कब आती है, यानी मिनिमम वैल्यू कब आती है? जब एंगल 0 हो, 180 डिग्री हो यानी पाई हो, और इसी का इंटीग्रल मल्टीपल आप देखते जाएं, यानी 0π 2π 4 3π 4π अप टू सो ऑन। दोबारा से k की वैल्यू पुट की, 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, x को एक तरफ रहने दिया, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले गए, तो आपके पास ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऐसा पॉइंट स्टेशनरी वेव में, हर ऐसा पॉइंट जिसका ट्रांसवर्स या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो कैसी उसकी पोजीशन क्या होगी?
उसकी पोजीशन जनाब शुरू होगी 0 से, फिर लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस के बाद आएगा वो, उसके बाद मज़ीद लैम्डा बाय 2 ऐड करते जाएं, लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा अप टू सो ऑन। अगर आप यहाँ भी सेकंड या नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू यानी इन दोनों को माइनस करें, 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 नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपके पास वही आंसर आएगा, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब है 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 ही होता है। अगर आपको याद हो तो इसी लेक्चर में मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं स्टेशनरी वेव्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो यहाँ पर हमने यही डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू लिखी थी। 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के दरमियान भी डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2 और 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा बाय 2 ही होता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और जी इसी तरह से इसी चीज़ को अगर देखा जाए और नोड और एंटी नोड का आपस में डिस्टेंस देखा जाए तो वो आंसर आपको मिलेगा लैम्डा बाय 4। ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन अ लूप एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेप्ट नोड्स। नोड्स क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहे? क्योंकि वो तो बेचारे वाइब्रेट ही नहीं कर रहे, और चूंकि नोड्स वाइब्रेट नहीं कर रहे इसका मतलब है एनर्जी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। These waves are called stationary waves or standing waves because energy is confined within the loop formed by these two nodes। तो ये था आपका स्टेशनरी वेव्स वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भरपूर समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक इस लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।